जश्न आज़ादी के हवाले से आज अभी थोड़ी देर में तकरीबात का आगाज़ हो जाएगा और इस्लामाबाद के अंदर ही मार्का हक़ के हवाले से भी एक मोनूमेंट है, उसका भी इफ्तिताह किया जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान के दिफा को और भी मजबूत और तवाना बनाए और जो कामयाबी अल्लाह पाक ने मार्का हक़ में दी थी उससे भी बढ़कर कामयाबियाँ अल्लाह पाक पाकिस्तान को अता फ़रमाए। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा इवेंट है रिसेंट डेज़ का, वो मुआहदा मक्का के हवाले से। इससे ज़्यादा एक आइडियल सिनारियो नहीं हो सकता कि तीन बड़े मुसलमान मुल्क जो हैं दुनिया के अंदर, सऊदी अरब जो हमारा मरकज़ निगाह है, मुस्लिम उम्मा का मरकज़ निगाह है, और इर्रेस्पेक्टिव कि वहाँ कोई आपकी डिफेंस डील है या नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम अगर पूछें कि जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए, तो बग़ैर किसी सेकंड थॉट के पूरा पाकिस्तान हाथ उठाएगा कि हाँ, हम ये काम करने के लिए तैयार बैठे हों। बड़ी ताकतवर फ़ौज है और अच्छा डिफेंस सिस्टम है उनके पास, तुर्की के पास, दूसरा वो मुल्क है, और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान जिसके पास एक मजबूत फ़ौज भी है और एक अच्छा डिफेंस प्रोडक्शन का मैकेनिज़्म भी है। तो आइंदा आने वाले सालों में इस पूरे रीजन की पॉलिटिक्स चेंज होनी है। अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटेगा, जिसके पूरी दुनिया में 800 के करीब मिलिट्री बेसिस है, किसी और मुल्क के नहीं है। अमेरिका के 800 के करीब मिलिट्री बेसिस है, इस रीजन में भी कई दर्जन उसकी मिलिट्री बेसिस हैं, और उसको पीछे अब ग्रेजुअली हटना है इस ईरान वाली जंग के बाद, जहां ईरान ने सिर्फ खड़े रहकर उसको शिकस्त देने पे शिकस्त खोर्दा कर दिया उसको। ईरान के पास चलाने के लिए सिर्फ दो हथियार हैं, एक मिसाइल और एक उसके पास ड्रोन्स हैं। और अमेरिका जिसकी मिलिट्री माइट थी, जिसके ऊपर यह था कि कोई खड़ा नहीं हो सकेगा, उसकी मिलिट्री माइट की वो मिथ जो है वो ईरान ने सिर्फ अपनी यूनिटी से खड़े रह के तोड़ दी है। पाकिस्तान को अगर सोचें कि 8 दहाइयों में हमने क्या खोया और क्या पाया, तो एक चीज़ जो शायद हमें इस दफ़ा कर लेनी चाहिए, अगले 70-80 सालों में, 100 सालों में पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय करने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करेगी। कायद आज़म के जो फरमूदात हैं वो हमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, उसकी सड़कों और चौराहों के ऊपर लिख देने चाहिए कि कायद आज़म ने कैसा पाकिस्तान सोचा था। क्या हमने वैसे ही पाकिस्तान बनाया जिसका इकबाल ने ख्वाब देखा था, या कुछ और कर दिया इस पाकिस्तान के साथ। सिर्फ कायद आज़म के फरमूदात में, और कुछ भी नहीं कह रहा, सिर्फ उनकी स्टेटमेंट्स उठा लें और उसके पैराज उठा लें, दो दो तीन तीन पैरा उठाएं उनके, और उसमें से एक एक दो दो लाइनें हर चौराहे के अंदर मोटे हरूफ के साथ लिखें, जिसको हम पूरी कौम जो है 25 करोड़ लोग उसको ज़ुबानी याद कर लें। हमारे बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं और मुताला पाकिस्तान की शक्ल में हम सिर्फ उनको गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की तारीखें याद कराते हैं, उसकी बजाय अगर कायद आज़म के अक़वाल उनको याद करा दें, तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ क्या हैं, पाकिस्तान में जर्नलिज़म का तसव्वुर कायद आज़म की नज़र में क्या था, पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रेमेसी कायद आज़म ने क्या सोची थी, वो सारी चीज़ें खुद से तय हो जाती हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बहस मुबासे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ वो कायद आज़म के फरमूदात हमें ज़ेहन नशीन करने की ज़रूरत है। वो फरमूदात, वो स्टेटमेंट्स जो कायद आज़म की एक्चुअली हैं, वो नहीं जो हम चाहते हैं कि ऐसी हो जाती, वो एक्चुअल में जो कायद आज़म ने बयानात दिए हैं वो वाले। डॉक्टर साहब, आपसे अगर 80 सालों का सफ़र पूछूं और आगे कैसे बढ़ना है, तो आप कैसे समराइज़ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो जैसे कि सब जानते हैं कि इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का आगाज़ हो चुका है, और मार्का हक़ के हवाले से जो यहाँ पे एक मोनूमेंट जो है इस्लामाबाद में तमीर किया गया है, आज उसका इफ्तिताह भी है और एक बहुत बड़ी तकरीब वहाँ पे मुनक्किद होने जा रही है। इसी तरह आप देखते हैं कि 13 अगस्त को पाकिस्तान के हर शहर में बड़े जोश व खरोश के साथ नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे, ख़वातीन अपने मुल्क की आज़ादी के दिन को बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाने के लिए सड़कों पे आते हैं, और फिर ये सिलसिला कल शाम तक जारी रहता है। इसमें कई सरकारी, निजी, हर तरह की तकरीबात जो है वो होती हैं। तो मैं भी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद सबसे पहले दूंगा आपके प्रोग्राम और आपके चैनल की वसातत से। मलिक साहब, जो आपने गुफ्तगू की वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि मुनासिब और वक्त की ज़रूरत है कि आज जो पाकिस्तान के बानी हैं हज़रत कायद आज़म, उन्होंने एक सोच और फ़िक्र के तहत एक डिमांड जो हज़रत अल्लामा इकबाल का ख्वाब था कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए जिसमें वो अपने मज़हब, अपने अकायद, अपनी तहज़ीब व तमद्दुन के हवाले से अपनी एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें, और उसके बाद वो तमाम वैल्यूज़ जो हमारे मज़हब में हैं, हमारे तहज़ीब व तमद्दुन में हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान को चलाने के लिए जो मुख्तलिफ़ अदवार में आइन बनते रहे, फिर जो है इस वक्त हमारा जो मुत्तफ़िक़ा आइन है 1973 का, वो मार्ज़ वजूद में आया। तो उसके तहत ये ज़िंदगी जो है बड़े
आज़ादाना तरीके से गुजारी जा सके और तरक्की की वो तमाम मनाजिल जो इकबाल ने एक शाहीन का कॉन्सेप्ट दिया, खुदी का कॉन्सेप्ट दिया, उसके हवाले से कौम में वो जोश और जज्बा बरकरार रहे और हम वो तामीर व तरक्की के मनाजिल तय करते रहें। अब जो आपका सवाल है ये बड़ा, मैं समझता हूँ कि बड़ी लंबी इस पर बात हो सकती है, लेकिन मुख्तसर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही कुछ मामलात ऐसे यहाँ पर शुरू हो गए कि जिसकी वजह से हम आज जिस जगह में होना चाहिए था वहाँ पे नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि वक्त के साथ साथ जो इर्तका का अमल बेहतरी और तामीर व तरक्की का होना चाहिए था, उसको अगर देखा जाए तो हमारे मसाइल में इजाफ़ा हुआ है और आज जो हैं चैलेंजेस वो पहले से भी ज़्यादा हैं। अब इस पर हमें गौर करना पड़ेगा कि इसमें कौन से ऐसे अवामिल हैं, उसमें किन किन का कितना किरदार है। मुल्क में माशाल्लाह लगते रहे ऐसे लोग आए जिन्होंने आइन को तोड़ा, और उसके बाद अगर सियासी हवाले से सियासी जमातों के किरदार को देखें तो हम लोगों ने मुख्तलिफ़ अदवार में, ज़ाहिर है अब 1 साल और गुजरेगा तो 80 साल हो जाएंगे, क्या लोगों से वादे किए, क्या हमने लोगों को मंशूर दिए। मैं तमाम पिछले अदवार की बात रख के सब ने कोताहियाँ की, लेकिन अब डॉक्टर साहब अगर यहाँ से आगे बढ़ना है तो कौन सी चीज़ दुरुस्त करनी चाहिए? सर इसमें हमें अपनी प्रायोरिटी दुरुस्त करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी होनी क्या चाहिए? सब नारा तो लगाते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन अमली तौर पे हमें जब सबसे पहले पाकिस्तान को दिल और दिमाग में बसाना पड़ेगा, अपने इख्तलाफात को पसे पुश डालना पड़ेगा और उसके साथ साथ एक दूसरे के सियासी नज़रियात को और सियासी वजूद को बर्दाश्त करना पड़ेगा और उसे बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ना होगा। और अगर हमने अपनी अना और अपने जो खौल के अंदर हम अगर जिस तरह छुप के कोई फ़ैसले करते हैं, उन्हें पसे पुश डालना होगा। पाकिस्तान आज भी, मैं बड़े दावे और बड़ी यकीन से आपको ये बात कह सकता हूँ कि दुनिया के पेशतर ममालिक हमने देखे हैं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो नेमतें, जो वसाइल दिए हैं और जो गज़ीम कौम दी है, यही हमारे बहन भाई पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में जाके दुनिया के हर मुल्क में बेहतरीन काम कर रहे हैं। किस किस शोबे में, मैं लंबी बात नहीं करूँगा, हर शोबे में। वो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? इन्हें हमें वो फील्ड देनी होगी जो यानी जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ भी हो, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हों, और वो फ़िज़ा अगर हम यहाँ पे कायम कर सकें तो ये कौम इस मुल्क की तकदीर बदलने की पूरी सलाहियत रखती है। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, वो ज़रा नम करने की ज़रूरत है, वो ज़रा नम हम दे नहीं सके। आपने मेरी सारी गुफ्तगू को एक जुमले में समो दिया। बप्पी साहब से बिल्कुल ठीक कहा आपने। बप्पी साहब, आप क्या देखते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ना है और बहुत बड़ी हमारी एक एजुकेटेड यूथ है जिसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो जिस हम ज़रा नम का जिक्र कर रहे हैं, वो ज़रा नम चाहिए, वो ज़रा नम करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मैं आज मतलब तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली पीटीआई के रिप्रेजेंटेशन ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी के नाते ना थोड़ा बात करना चाहूँगा ताकि आपको आस्पेक्ट क्लियर हो। पाकिस्तान ऐसा मुल्क था जो किसी भी ज़बान पे, किसी कौमियत की बुनियाद पे नहीं, एक मज़हब के नाम पे बना था, इस्लाम के नाम पे बना था। बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैं 50 साल का होने वाला हूँ, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें दुआ है और ये मुल्क हमेशा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा मारते मारते हर पाकिस्तानी जो है ना वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है, हमारे नारे ख़त्म होते। लेकिन हकीकत ये है कि हर किसी ने जिस जिसका इस मुल्क के ऊपर दाग लगा है, जिस जिसका यहाँ पे कोई ना कोई दाग लगा है, उसने इस मुल्क का सोशल फैब्रिक ख़त्म करने में कोई वार ख़ता नहीं होने दिया। क्या आज जिस जिसका हिसाब लगा है उसने अपना यहाँ खाता पूरा चुकाया है, क्योंकि मुल्क ख़त्म नहीं हो सकता। उसको ये पता था कि बस, और आप पूरी दुनिया में देख लें कि ये लोग कहते हैं कि जी अगर सबसे आसान ज़िंदगी रहने के हवाले से, ख़ास तौर पर मिडिल क्लास और अमुरा के लिए पाकिस्तान एक जन्नत है। ना टैक्सेशन का डर है, ना लॉ एंड ऑर्डर का डर है, कानून आपके हाथ, पैसा आपके पास हो तो आप जी सकते हैं। हकीकत यह है कि इस पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू था वो आइन और कानून की बालादस्ती थी। मैं नेगेटिव टर्म नहीं यूज़ करना चाहता, मैं किसी भी प्रोग्राम को ना पोलिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन इस मुल्क में नहीं है तो आइन और कानून की बालादस्ती तो नहीं है। हर चीज़ ऐसे चल रही है कि कोई चीज़ कोई अपने फ्रेम में नहीं है। हम सियासतदान अपने फ्रेम में नहीं होते, हम चीज़ों को ऐसे लेके जा रहे होते हैं। आप अदलिया को देख लें, किसी भी इदारे को देख लें, हर बंदा अपने फ्रेम से बाहर निकलता है और एक्सरसाइज करता है। मुल्क में जमहूरियत ही नहीं थी, बाकी सब कुछ था। पिछले 70 साल में, 1960 और 70 की दहाई में जब मैं अयूब खान की वीडियोस देखता हूं जब वो अमेरिका जा रहा था, तो मैं यकीन देना गूज बम्स आते हैं कि यार क्या मेरा मुल्क था, क्या नाम होता था। 80-90 की दहाई में, इवन के 2000 के शुरू में हमें वीज़े की ज़रूरत नहीं होती थी। दुनिया के 100 ममालिक में हम सब पासपोर्ट पर जाया करते थे। आज शायद कीनिया और 2-4 ममालिक के अलावा हमें सब पासपोर्ट अंदर को जाने को ही नहीं देता। सो हम कहाँ से इस मुल्क को किधर लेके आए?
एक मुआवजे की ज़रूरत है, हर किसी को मुआवजे की ज़रूरत है, आपको, मुझे, तारिक फजल चौधरी साहब को और तमाम उन 25 करोड़ लोगों को। इस मुल्क को कहाँ खड़ा कर दिया, और उस पर ज़्यादा मूरद इल्ज़ाम हम वो लोग हैं जो इस मुल्क पे किसी न किसी तौर पे हुक्मरानी करते रह गए। हमने अपने छोटे कॉज के लिए इस मुल्क को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने कैरेक्टर्स पे, अपने प्रिंसिपल्स पे, अपनी आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, और वो हल्की सी उस ताकत के लिए, उस ताकत के नशे को पाने के लिए हमने बड़े बड़े प्रिंसिपल्स को कुर्बान किया। कई मैं पार्लियामेंटेरियन एज बात करूँ, एज अ सेनेटर, पिछले 5 साल में मैंने क्या खोया पाया, कितनी लेजिस्लेशन थी जो मैं लेके आया, जो मेरी मिल्क को कौम के अवाम के लिए थी, शायद कुछ भी नहीं, और कितनी लेजिस्लेशन मेरे सामने ऐसी आई जिसका अवाम की फलाह से ताल्लुक नहीं था, किसी ना किसी हवाले से इस मुल्क में एक ताकत के निज़ाम को और ताकतवर करने के लिए लाया गया। सो हर बंदे के ऊपर अकाउंटेबिलिटी की जाए, हम सब शर्मिंदा होंगे, और यकीन करिए अल्फाज भी नहीं होंगे। मैं यहाँ बैठ के 100 कह सकता हूँ जी मैं बहुत मैं तारिक फजल चौधरी साहब, आप सब अगर हम मुआवजा करें और अपने आप से पूछें हमने मुल्क के लिए क्या किया, आई थिंक हमने कुछ भी नहीं किया। हम अपनी औलाद के लिए, अपने लिए जीते रह गए, और जब इस मुल्क की बारी आई तो हमने पहलू तरीका अख्तियार किया। आई गेस कल एक ऐसा दिन है जिसमें कम अज़ कम एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो नहीं, एक अगस्त की 14 अगस्त की रेजोल्यूशन लाई जा सकती है कि सोचें क्या मुल्क ऐसे और चल सकता है। क्या जो मैं बलूचिस्तान के हवाले से मेरे दिल में जो खौफ है, अल्लाह ना करे क्या ऐसा ना हो जाए, क्या KP के हवाले से कुछ गलत ना हो जाए। सो एट टाइम्स वी हैव टू बिकम अ नेशन, लेकिन हम तो छोटे छोटे गिरोह हैं, छोटी सियासी जमातें हैं, छोटी ज़बानों के ऊपर, छोटी कौमों के ऊपर हम ऐसा बेस्ड करके मुल्क बना चुके हैं कि अब उस तफरीक को शायद ज्वाइन करना, मुझे तो ख्वाब लगता है कि कभी अब कौम भी बन जाएंगे। हम ग्रोह बनते जा रहे हैं, कौम का जो ख्वाब था वो तो मेरे ख्याल कायद आज़म का कब का ख़त्म हो चुका। सो किताबों में तो चीज़ें बाकी है, प्रैक्टिकलिटी में शायद ये चीज़ बचती शायद एक ही शर्त है, वो मैं बहुत दफ़ा पहले भी कहा, डॉक्टर तारिक साहब से भी पूछता हूँ, फिर आप भी उसका जवाब दीजिएगा।